आपका वर्क एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम आएगा? भारत का स्टार्टअप वर्ल्ड में नंबर ऑफ स्टार्टअप में कितना रैंक है? अच्छा, आपको क्या लगता है द्रोणाचार्य एक अच्छे गुरु हैं? टीचर क्या ऐसे होने चाहिए? अच्छा, आपको क्या लगता है द्रोणाचार्य एक अच्छे गुरु हैं? टीचर क्या ऐसे होने चाहिए? अगर आज के परिदृश्य में देखें मैम, तो मुझे लगता है कि द्रोणाचार्य ने जो किया शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिस समय पे जिस परिस्थितियों में वो ये डिसीजन लिए थे, किसी भी परिस्थिति में क्या गुरु को ऐसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए मैम। ये मतलब हर तरह अच्छा, ये से। बताइए कि इंडियन हिस्ट्री में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये क्यों ये एक जो मूवमेंट की तरह आया हमारे इंडियन सोसाइटी में, ये क्या उस समय की क्या परिस्थितियां थी, क्या इस स्थिति थी, क्यों ये इस तरह से हमारे यहाँ बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ? मैम, लेटर वैदिक पीरियड और उसके बाद समाज में बहुत तरह की ऐसी चीजें हो गई थी, जैसे जो जाति प्रथा है, तो समाज वर्ण व्यवस्था और वर्ण के अंदर फिर जाति, ये सब चीजें बहुत ज्यादा संगठित होते जा रहा था। तो ऐसी और भी बहुत सारी, जैसे बहुत सारा रिचुअल्स किया जाता था, सैक्रिफाइस करना जानवरों का। तो इन सब चीजों को लेके समाज में एक सामाजिक सुधार के रूप में जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ था। आप किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, बुद्धिज्म या जैनिज्म से? मैम, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं बुद्धिज्म के ज्यादा करीब अपने आप को महसूस करता हूँ। क्यों? बुद्धिज्म में जो फिलोसफीज है मैम, एक तो कि मैं उनको ज्यादा पढ़ा है मैंने, और जैनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ। और दूसरा है कि बुद्धिज्म में जो चीजें बताई गई हैं, तो मुझे बहुत आज के समय में बहुत प्रैक्टिकल लगता है कि उससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुद्ध अगर इतना अच्छा था हमारा बौद्ध धर्म, तो ये भारत में जो है इंडिया में नहीं रह पाया, लेकिन जैन धर्म है, ये भारत के बाहर जाके बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, फैला, लेकिन इंडिया में वो नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? उसके कई सारे कारण हैं मैम। जब मॉडर्न साम्राज्य का पतन हो रहा था, वो अपने आखिरी पड़ाव में था, तो उस समय बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का और जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, तो उनकी हत्याएं हुई। तो ये एक तरह से उनके लिए सेटबैक का काम किया। और फिर ग्रेजुअली जब जिस चीज के हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ब्राह्मणिज्म के डोमिनेंस के खिलाफ शुरू हुआ था, तो ब्राह्मणिज्म में भी बहुत तरह के सुधार हुए। तो उसके वजह से भी थोड़ा मतलब इसमें गिरावट देखा गया कि आज बिहार में बौद्ध का क्या स्थान है, बौद्ध धर्म का? बिहार में मैम गया में, बोध गया में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे स्तूप हैं, जैसे केसरिया स्तूप है, और लौरिया नंदनगढ़ में बुद्धिस्ट पिलर है अशोक के द्वारा जो बनवाया गया था। और अभी तो यही याद कर पा रहे हैं। अच्छा, ये गांधी और अंबेडकर दो हमारे इंडियन जो मूवमेंट था, मतलब जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके दोनों के जो है ना, तीन चीजें बताइए जो आपको बहुत प्रभावित करती है, गांधी जी के और अंबेडकर जी के। अगर गांधी जी की बात करें मैम, तो उनका मास को ऑर्गेनाइज करने का जो कैपेबिलिटी था, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है मुझे। उसके अलावा वो अपने उसूलों पे जिस तरह से चले, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना है, तो बहुत विरोध किया गया उनका, लेकिन उनका कहना था कि नॉन वायलेंस अगर हमारी पॉलिसी है तो उसको फॉलो करेंगे। तो ये चीज बहुत प्रभावित करती है। और जनता जनमानस की जो असली समस्याएं हैं, उसको गांधी जी जमीन को उतर के देखते थे, तो वो चीज बहुत प्रभावित करती है। और अगर अम्बेडकर जी के बारे में बात की जाए, तो उन्होंने अपने जीवन में खुद बहुत सारी चीजें झेली थी, और उसके बाद उन चीजों से जब वो उभर के आते हैं, और जिस प्रकार से उनका आज भी उनके बारे में हम लोग मतलब हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में उनका योगदान है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बाकी सारी फिलोसफीज में भी उनका योगदान है। तो ये चीज बहुत प्रभावित करती है मैम, कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन हम सोसाइटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया, जीवन में कठिनाइयों से बस अपने बाहर निकले। मैम, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ दिया उन्होंने। सबसे पहला तो जो गिफ्ट है वो संविधान है, कि
उसके द्वारा हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने समाज के लिए जैसे महान संघर्ष उन्होंने किया था, और भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे मैम समाज में, जो दबे कुचले लोग थे उस समय के, तो उनको ऊपर लाने के लिए और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने। अच्छा, कास्ट सिस्टम पे जो गांधी जी ने कहा और जो अंबेडकर जी ने कहा, दोनों में से आप किससे ज्यादा एग्री हैं? किसकी फिलॉसफी से? मैं मैम अंबेडकर जी से ज्यादा एग्री करता हूँ। अच्छा, आपने लिखा है कि रीडिंग लाइफ चेंजिंग बुक्स, क्या आपको सच में लगता है कि लाइफ को चेंज कर सकता है, कोई किताब चेंज कर सकती है आपकी लाइफ को? जी मैम। कैसे, एग्जांपल बताएं। जैसे मैम मैंने बहुत अभी कुछ साल पहले एक किताब पढ़ी थी हरमन हेस की, सिद्धार्थ एक किताब है, हरमन हेस उसका राइटर है, हमको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ। तो उस किताब में गौतम बुद्ध के समकालीन एक ऐसे लड़के की कहानी बताई गई है जो अपने घर से निकलता है जीवन के तलाश में कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन के क्या मायने हैं, और बहुत सारी उतार चढ़ाव उसके जर्नी में आता है, लेकिन अंत में फिर वो जो जिस चीज की तलाश कर रहा था उसको मिलता है। तो उस किताब को पढ़ के मुझे लगा कि मतलब हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसी तरह की चीजों से रूबरू होते हैं, उसी तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर ठीक ढंग से किया जाए तो हम बेहतर कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आप अगर अपनी लाइफ में उस चीज को उतारेंगे तो कभी हो सकता है आप बहुत फेमस हों, आप बहुत मतलब इन्फ्लुएंस कर पाए सोसाइटी को, तो आप चाहेंगे कि हम भी एक ऐसा लिख के जाएं जो लोग उससे अपने जीवन में प्रेरणा ले और वो चेंज करें अपने जीवन को। ऐसा है आपके पास कुछ? अभी तो ऐसा सोचा नहीं है मैम, अभी तो बहुत कम जिंदगी जी है। अगर क्यों अपने आप को आप उस तरह से नहीं देखते हो कि आप चेंज कर सकते हो किसी को? मैं अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को बदल लूं और कुछ ऐसा काम कर सके जिससे कि समाज में और बाकी लोगों को मेरे द्वारा अगर कुछ लाभ हो जाए, तो अभी तो इसी से मुझे खुशी मिलती है। और जहाँ तक किताब लिखने की बात है मैम, तो अगर भविष्य में ऐसा मौका मिला और इतना सारा अनुभव अगर जमा हुआ तो जरूर लिखेंगे मैम। चलो, मैं इंतजार करूंगी, शायद आप भी कुछ ऐसा लिखो। तो आपने लिखा है राइटिंग हिंदी पोएम, किस तरह का पोएम लिखते हो? कविता है मैम, जो भी मुझे अपने आसपास दिखता है मैं उस पर लिखता हूँ। कुछ एक अच्छा पोएम 4 लाइन सुनाओ। एक पोएम है मैम, जैसे मैंने बचपन पे लिखा है कि इन सूनी राहों पे चलते चलते बड़ी दूर निकल आया हूँ, लगता है अपना मासूम सा बचपन कहीं भूल आया हूँ, सतरंगी से ख्वाब थे कभी आंखों में, धुंधले से अब भी है पलकों के किसी कोने में, उन ख्वाबों को ना जाने कहाँ भूल आया, ख्वाबों की जगह जरूरतों ने ले ली, जरूरतें जो कुछ दूसरों की कुछ अपने हैं, इन आंखों में अब बस झूठे मूठे सपने हैं। एकलव्य जी सर, आपका वर्क एक्सपीरियंस कि आप ई विद्युत स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, क्या है ये स्टार्टअप? सर ये रेट्रोफिटिंग का एक स्टार्टअप है जो पुराने ऑटोज को, जो कि अपना लाइफ साइकिल लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें से उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसमें बैटरी सेटअप करते हैं और बैटरी के साथ बाकी इक्विपमेंट जो भी उसमें लग रहे हैं वो लगाया जाता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके सड़क पर उतारा जाता है। एक दो इंजीनियरिंग में कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं इस कन्वर्शन में? आप एक तरह से मैकेनिकल कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिक में। सर माफ कीजिएगा सर, मैं टेक्निकल टीम में नहीं हूँ इसमें, तो उसके बारे में ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। okay. भारत का स्टार्टअप वर्ल्ड में नंबर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टअप में कितना रैंक है? सर एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, गेस कर सकता हूँ सर। हाँ, ये टॉप 3 में है सर। जो रिसेंटली कंक्लूडेड नेशनल जो स्टार्टअप पॉलिसी रही है या फिर रैंकिंग जो निकाली गई है, उसमें कौन से स्टेट टॉप 3 रैंक में है? माफ कीजिएगा सर, पता नहीं। राइज स्कीम क्या है स्टार्टअप से रिलेटेड? निधि पोर्टल के बारे में आपको कुछ आइडिया है? नो सर। प्रारंभ क्या है स्टार्टअप से? नो सर। भारत का नेशनल स्टार्टअप डे जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है, उसको आप डेट बता सकते हैं? नहीं सर, याद नहीं कर। जो स्टार्टअप के अंदर में जो कंपनीज आती हैं वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में रेगुलेट होती है? कौन सी मिनिस्ट्री और कौन से डिपार्टमेंट?
सर जैसे हमारा स्टार्टअप है सर, तो वो तो STPI से रेगुलेटेड है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया पुणे। इनको रेगुलेट कौन करती है एट मिनिस्ट्री लेवल, सेंट्रल लेवल पे? मिनिस्ट्री लेवल का भी सर अभी पता नहीं है मुझे। स्टार्टअप से रिलेटेड एक टर्म होता है फ्लिपिंग, क्या आपने कभी सुना इस टर्म का? नो सर। क्या रिसेंटली बिहार में रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है, क्या आपके बारे में कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर गोगा बिल को रामसर साइट का स्टेटस मिला है सर। हाँ, वो पहले था, वो है एक, बट और भी ऐड किए गए हैं। और सर एक नागिनट्टी डैम है सर। Yeah. और लाइटनिंग के प्रॉब्लम्स बिहार में क्यों हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? जो हाँ, Why there are more cases of lightning in Bihar? सर कंफर्टेबल रह के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर लाइटनिंग जनरली जब ड्राई एयर मास और वेट एयर मास जब कोलाइड करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो क्योंकि बिहार सर सब ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर यहाँ का, क्लाइमेट यहाँ का है, तो मॉनसून के समय, प्री मॉनसून के समय भी और पोस्ट मॉनसून के समय भी ये फिनोमेनन देखने को मिलता है सर। तो और क्योंकि खुले मैदान है और खेती का मैदान है सब, तो उसमें बिजली गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। रिसेंटली एक कैलिफोर्नियन नाम का एलिमेंट चर्चा में था बिहार में, इसके बारे में कुछ आइडिया है? नो सर। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 7 निश्चय प्रोग्राम जो बिहार सरकार के हैं, क्या है वो सातों, क्या आप सातों स्कीम्स के नाम ले सकते हैं? सर 7 निश्चय में आर्थिक हल, युवाओं को बल और महिला सशक्तिकरण की बात है सर। एनवायरनमेंट के लिए उसमें एक सब कंपोनेंट है सर। अर्बन सैनिटेशन और रूरल सैनिटेशन की बात की गई है सर। और याद नहीं कर पा रहे सर। आपका हॉबी है राइटिंग हिंदी पोएम्स? जी सर। कोई कवि का नाम बता सकते हैं, कुछ नेशनल इंडिया लेवल पे और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे? सर राष्ट्रीय स्तर पे तो हमारे हिंदी में बहुत सारे कवि, जैसे बिहार से हमारे रामधारी सिद्धनकर हैं, बाबा नागार्जुन हुए, भिखारी ठाकुर जी हैं, और अगर अभी वर्तमान में बात करें तो गीत चतुर्वेदी हैं सर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सर पुराने में शेक्सपियर हुए, कीट्स हैं, और अभी नए में मैं अवगत नहीं हूँ सर। ठीक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर तुम देना पे, कौन है रचयिता इसके? सर याद नहीं कर पा रहा सर। आपका ऑप्शन हिस्ट्री रहा है? जी सर। क्या आप बता सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इन 3 हिस्ट्री में अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट पर आपको अगर ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा और क्यों रहेगा? सर मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ज्यादा पसंद है सर, क्योंकि एक तो कि वो ज्यादा समय काल में देखे तो मेरे जीवन से ज्यादा नजदीक है, और उसमें बहुत वैसे जो जिनके बारे में मैंने बचपन से पढ़ा है तो उनके बारे में वहाँ पे और विस्तार से जानने के लिए मिलता है। और ये उस मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड में जो भी घटनाएं हुई हैं तो उसका असर लगभग हम लोग अभी तक महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए वो मेरा पसंदीदा पार्ट है सर। मिडिवल पीरियड इन बिहार को आप हिस्टोरिकली कुछ बता सकते हैं कि मिडिवल पीरियड बिहार में कैसा बीता? मिडिवल पीरियड क्या चेंजेस आए बिहार में? जी सर, मिडिवल सर एंशिएंट से तो थोड़ा डाउनफॉल हुआ था मिडिवल पीरियड में बिहार में, और हम लोग कह सकते हैं कि जैसे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी यहाँ पे नहीं थी, और शुरुआत में कुछ समय तक जैसे दिल्ली सल्तनत का जब तक रूल था तो दिल्ली सल्तनत वाले कोशिश करते रहे यहाँ पे कब्जा करने का, लेकिन वो हो नहीं पाया उस तरह से जिस तरह से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फिर बाद में मुगल के टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया और बिहार को सूबा बनाया गया, और मुगलों के पतन के बाद फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद फिर यहाँ जो लोकल नवाब थे वो बहुत मजबूत बन के उभरते हैं, तो उनके शासनकाल में बिहार रहता है। और इसी बीच में फिर एक बिहार का गोल्डन पीरियड आता है सर, शेरशाह सूरी का काल जो है, तो मिडिवल को इसी दृष्टि से देखते हैं सर।
मॉडर्न बिहार से टॉप 5 नेट फ्रीडम फाइटर्स का नाम अगर लेना चाहेंगे तो किनका नाम लेंगे आप? बिहार से अगर टॉप 5 का नाम ले सर तो एक तो पीर अली है सर, 1857 की क्रांति। कहाँ से लड़े थे उन्होंने? यहीं पटना से उन्होंने लड़ा था सर। और बाद के समय में देखें तो 1857 में पीर अली थे और बाबू कुंवर सिंह थे। और बाद के समय में सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जयप्रकाश नारायण हुए और राम मनोहर लोहिया हुए। तो वो सर बिहार से नहीं थे लेकिन उनकी कर्मभूमि यहाँ पे रही है। राम मनोहर लोहिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कौन कब बनाई गई थी? 1934 में सर। अच्छा, 3 जीआई टैग जो जिनको प्रोडक्ट्स को मिला है बिहार को, उनका नाम बता दीजिए। जीआई टैग सर मिथिला मखाना को मिला है सर, मगही पान को मिला है और मधुबनी पेंटिंग को मिला है। ठीक है। एकलव्य, मुझे लगता है कि आप पैट्रियार्कल हैं। सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक पैट्रियार्कल समाज में हैं तो ना चाहते हुए भी उसका कुछ ना कुछ अंश हम लोग सब में कहीं ना कहीं तो होगा ये सब, जिससे कि आपको लगता है कि कुछ अंश आप में है? मतलब मैं उससे अवगत नहीं हूँ सर, जिस दिन अवगत हो गया तो उसको ठीक कर लूंगा। मैं इस चीज को लेके बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि ये चीजें ना हो। ओके। आप अभी वर्क कर रहे हैं ई विद्युत में, क्या है आपका उसमें रोल? उसमें सर मेरा रोल पब्लिक रिलेशन का है। क्या है? जैसे ई विद्युत का जो अपना इलेक्ट्रोमोशन ट्रेनिंग सीरीज है, तो डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में हम लोग जाते हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं 2nd ईयर और 3rd ईयर के, तो उनको एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ लैब प्रोवाइड कराना होता है। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अगर अग्री करते हैं, फिर जो भी टेक्निकल काम होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह के बारे में, वो सब बातें हो जाती हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे लैब सेटअप किया जाता है और ये डिपेंड करता है कि 2 व्हीलर का है या 3 व्हीलर का या 4 व्हीलर का, उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर ऑफ डेज डिसाइड होता है कि ट्रेनिंग कितने दिन चले। आपका वर्क एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम आएगा? सर एक तो कि लोगों से डील करना होता है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से भी डील करते हैं और अभी फिलहाल पुणे में ऑटो ड्राइवर से भी बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑटो ड्राइवर का जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उनसे भी कम्युनिकेट करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर कि जमीनी हकीकत क्या है, लोग किस तरह से सोचते हैं, समस्याओं को कैसे देखते हैं। और इसके अलावा सर क्योंकि स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो स्टार्टअप हमारे आज की सच्चाई है और यही वो रास्ता है जिसमें कि हम अपने यंग डेमोग्राफी को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये स्टार्टअप जैसे कि 1-2 चीजें हैं। एक तो इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, ना कि जॉब सीकर्स की। ये एक कल्चर चेंज होना चाहिए। आप ऑलरेडी एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और वहां से फिर आप बीपीएससी के थ्रू आप जॉब में आना चाहते हैं, क्यों? सर इसके 2 कारण है सर। एक तो मेरा अपना पर्सनल रीजन है कि मेरा शुरू से झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ रहा है, और दूसरा जब अभी अपने स्टार्टअप में यहाँ पे काम कर रहे थे तो STPI में जो भी ऑफिसर्स थे तो उनका रोल देख के मुझे लगा कि एक ऑफिसर जो है वो 8, 9, 10 ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्टअप्स को मेंटोर करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और वो जिस तरह से सपोर्ट करते हैं सर, मतलब वो लगता है कि उसी के वजह से स्टार्टअप जो है वो स्मूथली ग्रो कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी दिन अगर वो अपॉर्चुनिटी। ये आपके रिग्रेसिव नेचर का प्रतीक नहीं है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता। कितना सैलरी अर्न करते हैं आप? सर अभी 45,000। 45,000। यहाँ पे भी सैलरी वैसे ही रहेगी? आपको मेट्रो सिटी में रहने की आदत होगी, यहाँ पे आपको गांव में भेज दिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं, पटना में ही रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे आप? सर मैं 10वीं तक गांव में ही रहा हूँ सर, तो मुझे गांव में रहने का अनुभव है और गांव से लगाव भी है सर। ओके। और मेट्रो सिटीज में रह के भी सर वहां से बहुत चीजें सीखने को मिलती है, और जब हम वापस गांव में आते हैं तो उस चीज को गांव में इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन सीख को। ओके। सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि अगर रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कास्ट को सब कैटेगराइज करना चाहिए, या कम से कम इस बारे में सोचना तो जरूर चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है तो वो जो नीडी लोग हैं उन तक तो पहुंचना ही चाहिए। और जब अभी है कि नहीं है?
सब कैटेगराइजेशन अभी तो नहीं है सर, इस पे बात चल रही है। ओके, SC ST में होना चाहिए ये? मुझे लगता है कि उस समाज में भी होना चाहिए सर, बस इस पे बहुत बृहद तरीके से सोच के और बहुत होलिस्टिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसमें कि किसी के साथ फर्दर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, आपकी एज, आप 92 बॉर्न हैं और मुझे लगता है हमें यंग एंड डायनेमिक ऑफिसर्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि आपके काम करने में आपकी एज बाधा बन सकती है। सर मुझे लगता है कि मैं अपार्ट फ्रॉम बाकी चीजें सर, अगर सिर्फ एज को कंसीडर किया जाए तो मैं एज के हिसाब से काफी एनर्जेटिक और एक्टिव भी हूँ सर। और मुझे लगता है सर कि उम्र को एक बोझ की तरह नहीं देख के उसको एक असेट की तरह देखना चाहिए कि ये हमें बहुत सारी अनुभवों के साथ लैस करता है सर। तो मुझे लगता है सर कि अगर उम्र के हिसाब से देखें तो मैं ठीक हूँ सर, परफेक्ट हूँ सर। आपने NIT जमशेदपुर से बीटेक किया है। जी सर। क्यों ये बीटेक करने के बाद लोग क्यों मतलब बाकी सारे सेक्टर्स में स्प्रेड करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन द कोर सेक्टर? आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे इंजीनियरिंग सेक्टर एज अ सेक्टर वो खराब हो जाएगा? सर मुझे लगता है कि जो बीटेक करने का जो डिसीजन होता है वो जनरली हम बहुत कॉन्शियस होके और बहुत सोच समझ के शायद नहीं लेते हैं। बहुत लोग लेते भी हैं सर, और वो बहुत अच्छा भी करते हैं आगे जाके। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, तो वो अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी जैसे अगर बात करूं, अपना उदाहरण देके बोलना चाहूंगा कि मैंने बहुत कॉन्शियस होकर नहीं सोचा था। मुझे बस लगा कि हाँ क्या आगे क्या कर सकते हैं, तो जो सबसे बेहतर ऑप्शन दिख रहा था, जो अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, वो बीटेक ही था। तो इसलिए बीटेक में आता है। लेकिन बीटेक में सर 4 साल के दौरान बहुत कुछ सीखने के साथ साथ सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का भी टाइम मिलता है। तो उसमें फिर हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो अंदरूनी रुचि है वो किस सेक्टर में है। तो इसलिए लोग दूसरे सेक्टर से। आपने गुरु द्रोणाचार्य को गलत कहा। सर मैंने उनको गलत नहीं कहा सर, उनके एक किए गए काम को मैंने गलत कहा है, जो उनको शायद नहीं करना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एनरेज कर रहे हैं? नहीं सर, जब सही गलत की बात आती है तो मुझे लगता है कि किसी कम्युनिटी को इस चीज से खुद को नहीं जोड़ना चाहिए कि जो गलत करने वाला है अगर वो उस कम्युनिटी का है तो उसे गुस्सा हो जाना चाहिए। जो गलत एकलव्य को तो वो प्रॉब्लम नहीं लगी, उन्होंने अंगूठा मांगा, उन्होंने दे दिया, उनको ये प्रॉब्लम नहीं लगी। तो शायद हो सकता है सर कि उनको वो क्योंकि द्रोणाचार्य को गुरु मान रहे थे और उनको ये जो तर्क है उन्हें तर्कसंगत लगा कि हाँ क्योंकि उन्हें मैंने गुरु मान के शिक्षा ग्रहण की है तो गुरु दक्षिणा देना ही पड़ेगा। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जानते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूँ। प्लीज बताइए। सर पहले के टाइम पे जब पढ़ाई लिखाई के लिए इस तरह से इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप हुए थे तो बच्चे गुरु के आश्रम में रह के उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु उनको अपने अपने बच्चे की तरह रखते थे और पूरा लालन पालन, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान की बातें, जीवन के बारे में बातें, सब कुछ गुरु सिखाया करते थे। गुरु के साथ अगर माता होती थी तो गुरु माता भी इस चीज में सहयोग करती थी और अंत में फिर जब शिक्षा दीक्षा खत्म होता था तो गुरु दक्षिणा देके फिर वो नॉर्मल जीवन में फिर अपने आ जाते थे। Okay, that will be all, Eklavya. Thank you so much.